चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IFMC चैनल। माई सेल्फ मनीष तनेजा। और 14 अप्रैल को हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, डाटा एंड इवेंट एनालिसिस की सीरीज़ थी। इसका नाम है तैयारी अगले सप्ताह की, और जिसके अंदर हम लोगों ने कोशिश किया था आप लोगों को ये बताने के लिए कि किस तरह से इवेंट्स और डाटा को एनालाइज करके हम नेक्स्ट वीक के लिए एज ए ट्रेडर प्रिपेयर हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आप लोग ये सीरीज़ को बहुत लाइक कर रहे हो, और IFMC का यही कोशिश थी कि कुछ ऐसा आप लोगों के लिए लाया जाए जिसके अंदर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के अलावा मार्केट की जानकारी कुछ इस ढंग से मिल पाए कि वो आपको एज ए ट्रेडर आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर पाए। ये जो सीरीज़ है ये एक मैं चाहूँगा बहुत हम इसको कैजुअल रखेंगे। मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगा, कुछ बात करूँगा बहुत सिंपल वे में, बहुत ऐसे कि जैसे हम लोग एक दोस्त हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम इसको एक लेक्चर की तरह रखें। और मैं चाहूँगा कि जैसे हम आपस में बात करते हैं किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो एक इजी तरीका होगा आप लोगों के समझने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर कम्बरसम और टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर कहीं यूज़ करने पड़े तो मैं उनको बताऊँगा कि उनको आपको कैसे इजीली समझना है। ये मार्केट बहुत आसान है, लेकिन लोग इसको बहुत मुश्किल बना देते हैं। इसके अंदर इतने टेक्निकल वर्ड्स डाल के कि एक आम आदमी को लगता है कि ये बड़ी मुश्किल और कम्बरसम मार्केट है, इसलिए वो लोग थोड़ा सा इससे डरने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसमें इस सीरीज़ में भी आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दे पाएँ, जैसे हमने कि अपनी पुरानी सीरीज़ में आप लोगों को दिया है। करंटली अभी तक हम लोग केवल फ्राइडेज़ को अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड करते थे। अब हम फ्राइडे और संडे दोनों को अपलोड कर रहे हैं। फ्राइडेज़ को जो हमारी सीरीज़ है वो UDTS के ऊपर होता है, या टेक्निकल एनालिसिस के जो और एक्सपेक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं, स्टॉप लॉस, कैप ओपनिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि जो भी फ्राइडे को यूट्यूब के वीडियो अपलोड होंगे वो सारे के सारे मोर और लेस टेक्निकल एनालिसिस को कवर करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स को कवर करेंगे, स्टॉक मार्केट की कई सारी जो वर्ड्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं वो उनको कवर करेंगे। और जो संडे को हमारा अपलोड होगा वीडियो वो डाटा एनालिसिस और इवेंट एनालिसिस के ऊपर होगा, जिसका नाम आपको पता है तैयारी अगली वीक की। नाम भी इसीलिए रखा हुआ है तैयारी अगली वीक की, ताकि हम अगले वीक के लिए तैयार हो पाएँ। सो मेरी गुजारिश है बिल्कुल भी मिस मत करिए हमारी कोई भी सीरीज़, और रेगुलर वॉच करें। इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, ताकि कोई सीरीज़ आपको मिस ना हो, और कोई भी हम जब वीडियो अपलोड करें आपको मैसेज आ जाए कि हमने नया वीडियो डाला है। तो बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसका जो एक बेनिफिट है वो बेनिफिट ये होगा कि आप लोग डाटा और एनालिसिस को अच्छे से पढ़ना सीख पाओगे। उसको जानते हुए आप उन इवेंट से क्या कुछ बाज़ार के ऊपर असर पड़ने वाला है उसको आप स्टॉक मार्केट के साथ कोरिलेट कर पाओगे, और कोरिलेट करने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर पाओगे। तो मेन जो बेनिफिट है इस सीरीज़ का ये होगा कि आपको मार्केट के बारे में समझ में आएगा, आप मार्केट के पास रहोगे, मार्केट के एक दोस्त बन के रहोगे, और मार्केट जब भी कुछ कहना चाहेगा, मार्केट की अलग एक लैंग्वेज होती है, और वो लैंग्वेज वही समझ पाएगा जो बाजार का दोस्त है, जिसको वो लैंग्वेज समझ में आती है। अगर आपको वो लैंग्वेज समझ में आती है तो ऑब्वियसली आप जो मार्केट बोलना चाहता है आप वो समझ पाओगे, और जब आप वो समझ पाओगे आप बेटर वे में ट्रेड कर पाओगे, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बेटर हो जाएगा। आप अगर टेक्निकल आउटलुक के ऊपर भी ट्रेड करते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी, और आपके ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी को और बेटर करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद तैयारी अगले वीक की, अगले सप्ताह की, विद इवेंट एनालिसिस एंड डाटा एनालिसिस।
लास्ट वीक हमने देखा, जो हमने क्लोज किया था, हमने देखा था कि हमारा जो निफ्टी का रेंज था, हमने बताया था 11,500 से 11,800 की रेंज मैंने बताई थी, और बताया था कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहने की उम्मीद नहीं है। एक इसी रेंज बाउंड मार्केट घूमेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कोई डाटा आने वाला नहीं था, बहुत सारी छुट्टियाँ थी 3 ट्रेडिंग वीक से। तो जैसा हमने बोला वैसा ही हुआ मार्केट में। अगर मैं देखूं तो जो मैंने आपको लास्ट बताया था उसके अंदर निफ्टी में 11,647 का मैंने फर्स्ट डे में बोला था कि हमारा रेजिस्टेंस होगा, और उस दिन 11,643 चल रहा था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा। और अगले दिन 47 के ऊपर आया, और उसके बाद 11,647 के रेजिस्टेंस को जैसे इसने क्रॉस किया तो ये 810 तक इसने करीब 150, करीब 160 पॉइंट की रैली बनी। और बिल्कुल जिन लोगों ने रेजिस्टेंस के ऊपर इसको लिया होगा वो प्रॉफिटेबल रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे चलेंगे इसके ऊपर अपनी वीकली सीरीज को बढ़ाते हुए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ इवेंट्स की जो हमारे लास्ट वीक में हुए हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीक को एनालाइज कर पाएँ। तो पहला जो मेजर इवेंट इस वीक में हुआ वो FII का इन्फ्लो था। FII ने बहुत अच्छे से खरीदारी इस वीक में भी करी है, जो बहुत बढ़िया साइन है। दूसरा, जितने भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं TCS और इन्फोसिस के बाद, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन लोगों ने सबने एक अच्छा माहौल में, बाजार में एक सेंटीमेंट क्रिएट किया है, और अच्छे कॉर्पोरेट रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि एक मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है। अभी मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये सारी डोमेस्टिक क्यूज़ को लेके चल रहा हूँ। इसके बाद पैन इंडिया रेजिडेंशियल सेल्स की मैं बात करूँ तो वो भी बहुत बढ़िया हुई है, बेटर हो रही है जो डाटा पिछले वीक में आए हैं। रुपया ज़रूर हमारा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, जो बहुत अच्छा साइन बाज़ार के लिए नहीं है। RBI ने थोड़ा सा हॉकिश अपना व्यू दिखाया है अभी तक, जो CPI के नंबर्स और WPI के नंबर्स आए हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा अपने दोस्तों को, हॉकिश और डॉइश ये 2 टर्म्स हैं जो बड़ा नॉर्मल मार्केट में यूज़ होती हैं, TV चैनल्स के ऊपर यूज़ होती हैं या अखबारों में यूज़ होती हैं। तो ये वाली टर्म से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता देता हूँ। जब हम हॉकिश की बात करते हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा ज़रूर। हॉकिश, हॉक का मतलब होता है ईगल, या हॉक एक पक्षी होता है जो बड़ा बाज, जो शिकारी पक्षी होता है, जिसकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, बहुत फोकस से किसी चीज़ को देखता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो हॉकिश मीन्स, जब हम बात करते हैं कि RBI हॉकिश है, हॉकिश मतलब RBI की आंखें बड़ी खुली हुई हैं और वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही है और देख के कुछ उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। ये एक नेगेटिव फील हम इकोनॉमी के लिए लेते हैं जब हम बोलते हैं कि RBI हॉकिश है। हॉकिश मीन्स हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को गिराने की बजाय या तो ना गिराए और या हो सकता है बढ़ाए। तो हॉकिश जब हम यूज़ करेंगे तो एक नेगेटिव टर्म यूज़ होता है। जब हम डॉइश यूज़ करते हैं, डॉइश मीन्स ठीक है, वो लोग कहते हैं कि नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और चलने दो। डॉइश एक पॉजिटिव टर्म में यूज़ होता है। तो यहाँ मैं दोबारा रिपीट करूँगा, RBI हॉकिश है WPI और CPI नंबर्स को लेके। इन्फ्लेशन हमारी लास्ट वीक में जो CPI के नंबर्स आए थे बड़ी थी, जिसकी वजह से RBI एक चौकन्ना हो गया है और उसको सोचना पड़ेगा आगे के लिए कि वो रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, जो थोड़ा सा नेगेटिव हमारी मार्केट के लिए है। आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है, ET में आप देखेंगे हेडलाइंस में आया है कि IT फर्म्स बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रही हैं, बल्कि 7 गुना ज़्यादा हायरिंग करी है इस बार इन्होंने 2019 में। तो अच्छा साइन है सर। इसके बाद अगर हम ट्रेड बैलेंस की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ट्रेड बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ाया है, नेगेटिव उसमें आया है। तो ऑब्वियसली ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा किया है। ऑब्वियसली वो तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं पिछली बार के हिसाब से तो वो भी कुछ ज़्यादा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, राइट। इसके बाद हम ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो ग्लोबल क्यूज़ में
यूएस सेंट्रल बैंक जो है वो डॉइश हुआ है, डॉइश फिर आ गया डॉइश। डॉइश मीन्स यूएस सेंट्रल बैंक में अभी ऐसा कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि वो इकोनॉमी या इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ कोई छेड़छाड़ करे, अच्छा साइन है, नो डाउट। इसके बाद बॉन्ड यील्ड्स अगर मैं देखूँ यूएस की 6.5% तक बॉन्ड यील्ड पहुंची हुई है, जो कि लोएस्ट है, अच्छा साइन है बाजार के लिए। चाइनीज़ ग्रोथ डाटा आया है जो एक पॉजिटिव उसने भी साइन दिए हैं, चाइनीज़ ग्रोथ डाटा पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा अगर मैं ऑयल प्राइसेस को देखूं, $72 पर बैरल से बड़ा है, तो ये एक नेगेटिव साइन है हिंदुस्तान के लिए, नो डाउट। यूएस के लिए या वर्ल्ड के लिए मैं कहता हूँ कोई बहुत बुरा साइन नहीं है, लेकिन हाँ हिंदुस्तान के लिए क्रूड का बढ़ना एक नेगेटिव फैक्टर है। इसके बाद मैं अब बात करूंगा फोर्थ कमिंग जो इवेंट्स हैं या फोर्थ कमिंग जो डाटा हैं। अगले हफ्ते ज़्यादातर कंट्रीज़ के बाजार मंडे को फिर बंद हैं, ईस्टर के उसमें हॉलीडे है, और हिंदुस्तान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डाटाज इस बार नहीं आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डोमेस्टिक फ्रंट पे कोई मेजर चीज़ आने वाली है। ग्लोबली अगर मैं बात करूं ज़रूर, तो ग्लोबली 24 अप्रैल को थोड़ा सा क्रूड की इन्वेंट्री यूएस में आएगी, वो क्रूड के प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर सकती है। तो 24 अप्रैल को आपको, अगर जो लोग भी कमोडिटी में क्रूड में ट्रेड करते हैं, तो इस डाटा को ज़रूर देखना है उनको। 26 अप्रैल को यूएस की जीडीपी के नंबर्स आएंगे, तो ये दो मेजर इवेंट्स हैं। तो मोर और लेस कोई बहुत ज़्यादा अगले वीक में चीज़ नहीं है हमारे पास। तो इसके बाद अब मैं स्टार्ट करने जाऊंगा अपना टेक्निकल आउटलुक। अभी तक मैं छोटा सा आपको वो दे देता हूँ कि हमने सबसे पहले अपना लास्ट वीक का रैपअप देखा है, जिसके अंदर हमने जो जो पुराने इवेंट्स और डाटा हुए हैं उनको कंपेयर किया है। उसके बाद फोर्थ कमिंग जो नेक्स्ट वीक में कुछ होने वाला है उसको डिस्कस किया है। अब हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निकल आउटलुक। तो दोस्तों हम अब देखने जा रहे हैं टेक्निकल आउटलुक। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा निफ्टी के साथ। निफ्टी के ये लास्ट वीक के लेवल्स हैं जो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, ये करंट वीक के लेवल्स हैं जो मैं आपको अब बताऊंगा। लास्ट वीक हमने आपको बताया था निफ्टी का जो सपोर्ट था पहला वो 11,395 था, और उसके नीचे का सपोर्ट बहुत दूर था 10,842, और एक रेजिस्टेंस था 11,647, और 11,647 के ऊपर जाते ही आप इसको बाइंग कर सकते थे शॉर्ट टर्म के लिए। वही हुआ 47 का इस बार फर्स्ट डे में ये रेजिस्टेंस टूट गया था और करीब 810, 820, 11,820 तक ऊपर गया, और लास्ट में क्लोज हुआ अप्रॉक्सीमेटली 11,750 के आसपास। तो बिल्कुल जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने सोचा था, वैसा ही निफ्टी ने किया। और अब मैं अगर करंट वीक में आपको लिखवाता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं, ये इस समय डेली और ये जो लेवल्स हैं ये बिल्कुल यूडीटीएस के ऊपर है, मंथली, वीकली और डेली के, कोई चेंज नहीं है इसमें। निफ्टी डेली में भी बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है और मंथली में भी बुलिश है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं वो 11,736 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं वो 11,667 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जो थोड़ा सा लंबा ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 10,842। ठीक है, तो निफ्टी एक पॉजिटिव जोन में है, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने बैंक निफ्टी को भी इस बार ऐड किया है। हमने लास्ट टाइम बैंक निफ्टी को नहीं किया था, तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर बैंक निफ्टी को भी ऐड करिए। तो बैंक निफ्टी हम लास्ट टाइम के हमने नहीं लिखे हैं, इस बार के आप लोग नोट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ मैंने लिखा है लॉन्ग ट्रेंड अप। जो इसका लॉन्ग का जो ट्रेंड है निफ्टी का वो अपवर्ड है, क्योंकि मंथली इसका बुलिश ही है। ऐसे ही लॉन्ग ट्रेंड बैंक निफ्टी का भी अप है, क्योंकि मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है। जहाँ मैं S1 और S2 लिखता हूँ, यानी कि वो सपोर्ट लेवल्स हैं, यानी कि वो बुलिश लेवल्स हैं। जहाँ मैं R लिखता हूँ वो रेजिस्टेंस है, यानी कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो इंडेक्स या स्टॉक वीक है।
तो अगर मैं डेली की बात करूं तो बैंक निफ्टी डेली में जो है वो इसका रेजिस्टेंस है 30,657 और ये क्लोज हुआ है 30,223। जो लास्ट क्लोज हुआ है वो 30,223 क्लोज हुआ है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में एंटर करना चाहते हैं तो 30,657 से पहले एंटर ना करें, रिस्क बन सकता है। लेकिन अगर आपने एंटर किया और आप इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए ले रहे हैं तो 29,983 का पहला स्टॉप लॉस है और दूसरा स्टॉप लॉस 26,941 का है। तो काइंडली ये लेवल्स को ज़रूर नोट करें और आप ज़रूर देखें कि इन लेवल्स के पास आके वो स्टॉक या वो इंडेक्स कैसे रिएक्ट करता है। तो आप लोगों को शायद आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक्स कितना मायने रखते हैं, ये लेवल्स कितना मायने रखते हैं। इसके बाद हम क्रूड की बात करते हैं। क्रूड लॉन्ग ट्रेंड अपवर्ड है। लास्ट वीक में मैंने ये आपको लिखवाए थे, बिल्कुल वैसे ही क्रूड ने भी परफॉर्म किया। क्रूड ने भी सेम परफॉर्मेंस दी जो हमने आपको लास्ट वीक में बोला। अब इस वीक के लिए आप लिख सकते हैं डेली बुलिश है जिसका सपोर्ट लेवल है 4425, वीकली भी बुलिश है 4404 का इसका स्टॉप लॉस है S1 और S2 4074, यानी कि ये डेली, वीकली और मंथली तीनों पे बुलिश है। तो आप इसके अंदर बिल्कुल बुलिश पोजीशंस बना सकते हैं स्टॉप लॉस को मेंटेन करके। इसके बाद लॉन्ग ट्रेंड दोबारा से अप होता है गोल्ड का। गोल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अपवर्ड है। ये हमारे पिछले वीक के लेवल्स थे, आप लोगों ने ज़रूर नोटिस किया होगा कि गोल्ड भी उसी लेवल्स के बीच में रहा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने आपको लास्ट वीक दिए थे। इस बार गोल्ड डेली और वीकली दोनों के ऊपर वीक है, लेकिन मंथली चार्ट्स पे ये अप है। तो डेली का जो इसका रेजिस्टेंस है वो 31,648 है, वीकली का 31,750 है और मंथली का जो सपोर्ट है वो 31,409 है। अगर आप गोल्ड के अंदर एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बुलिश की बना के चल रहे हैं तो 31,409 आपके लिए मेजर लेवल रहेगा और आपको इन लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। और स्टॉप लॉसेस और लेवल्स के मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ये एक एस्टिमेटेड कुशन लेवल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे 1 रुपये नीचे या 10 रुपये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आप देखेंगे जब ये कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स इन लेवल्स के पास आता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के पास, तो वहाँ से वो अपनी मूवमेंट तय करना शुरू करता है। आप जब धीरे धीरे थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग करेंगे, पेपर चार्ट्स को आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीरीज़ को मिस नहीं करिएगा और जो हम बता रहे हैं आप उसको पेपर ट्रेड ज़रूर करिएगा। लाइव ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है अभी, जब तक आप फुल कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। और इंडेक्स, मैंने आपको बोला कि पहले मार्केट के साथ दोस्ती करनी है। जब तक मार्केट के साथ दोस्ती नहीं होगी, जब तक वो ना आपकी बात सुनेगी ना आप उसकी बात सुन पाओगे, राइट। तो आपको सबसे पहले मार्केट के साथ एक कन्वर्सेशन करनी है, उससे बातचीत करनी है और वो बातचीत मार्केट की लैंग्वेज में ही होगी। मार्केट की लैंग्वेज चार्ट्स की लैंग्वेज है, चार्ट्स की लैंग्वेज को आपको समझना होगा। तो ये मैंने सबसे पहले आपको अब लिखवा दिए हैं टेक्निकल लेवल्स। तो अगर मैं टेक्निकली आउटलुक को देखूं तो टेक्निकली भी आउटलुक मार्केट का एक पॉजिटिव है। निफ्टी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, क्रूड भी पॉजिटिव है और गोल्ड भी पॉजिटिव है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पास्ट वीक को देखा, फोर्थकमिंग वीक को देखा, टेक्निकल लेवल्स को हमने देखा। अब हम बात करते हैं नेट ऑफ की, कि नेट ऑफ हमने क्या निकाला। तो मैं जल्दी एक बार रिपीट करूंगा, कॉपी पेंसिल लें, प्लस और माइनस एक तरफ लिखें। पॉजिटिव साइंस मैं बोलता हूँ, जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव में डालेंगे, जो इवेंट या डाटा नेगेटिव होगा हम उसको नेगेटिव साइड में डालेंगे और फिर एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो पहला पॉजिटिव साइड में ये आना चाहिए कि FIIs ने बिल्कुल अच्छे से बाइंग किया है, पॉजिटिव उन लोगों का आउटलुक रहा है मार्केट के लिए और FII ने अच्छी खासी बाइंग इस वीक में की है। तो ये एक मार्केट के लिए अच्छा साइन है, नंबर 1। उसके बाद गुड कॉर्पोरेट्स रिजल्ट्स आ रहे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन मार्केट के लिए है। थर्ड, मॉनसून
का जो प्रेडिक्शन आया वो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन आया है कि मानसून इस बार अच्छा रहना चाहिए, जो एक मार्केट के लिए दोबारा से एक अच्छा साइन है। तो अभी तक 3 हमारे पॉजिटिव साइन हुए। चौथा पॉजिटिव साइन मैं बोलने जा रहा हूँ, पैन इंडिया रेजिडेंशियल सेल्स की जो फिगर आई है वो भी पॉजिटिव आई। जो पैन इंडिया में सेल्स रेजिडेंशियल सेल की फिगर है वो ज़्यादा आई है, और मेरे हिसाब से इलेक्शंस के बाद ये फिगर और भी बेटर होगी। तो ये भी एक अच्छा साइन है हमारी मार्केट के लिए। आईटी फर्म्स मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है, अब 7 गुना ज़्यादा वो लोग हायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक अच्छा साइन है। डॉइश स्टैंड बाय यूएस सेंट्रल बैंक। यूएस सेंट्रल बैंक कोई ऐसी चीज़ नहीं करने वाला है आने वाले टाइम में जिसमें कोई ग्रोथ इफेक्ट हो, और इसकी वजह से ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट्स के लिए, यूएस मार्केट्स के लिए। और यूएस मार्केट के लिए अगर पॉजिटिव है तो ग्लोबली वो एक अच्छा साइन बन जाता है। बॉन्ड यील्ड अगर मैं यूएस में देखूँ तो 6.5% पहुंची हुई है, जो कि लोएस्ट है, बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। चाइना की ग्रोथ का जो डाटा आया है वो भी पॉजिटिव आया है, और मार्केट के लिए अगेन ये एक गुड न्यूज़ है। टेक्निकल आउटलुक हमने अभी अभी देखा, वो भी मार्केट को एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो मोर और लेस मैंने अभी तक 9 पॉइंट बोले हैं जो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो चीज़ें नेगेटिव है। पहला, रुपया हमारा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, ये एक अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए। नो डाउट कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा है। देखिए, हर डाटा कुछ ना कुछ कहता है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। अगर रुपया गिर रहा है तो नो डाउट हमारे बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए ख़राब है, लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी उनमें से एक है, उनके लिए वाकई में एक अच्छी न्यूज़ है, राइट। तो आरबीआई इज़ हॉकिश ऑन WPI एंड CPI नंबर्स। हॉकिश और डॉइश में आपको बता चुका हूँ। आरबीआई जो है हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स को दोबारा से कट डाउन ना करे, जो कि हमारे लिए एक मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। हम इसको नेगेटिव उसमें डालेंगे। तो अभी तक मैंने 2 चीज़ें नेगेटिव बोली, तीसरी नेगेटिव बोल रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो भी कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं आया है इस बार, और ये भी एक नेगेटिव वो है। ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, $72 को क्रॉस कर गया है, तो नो डाउट ये भी एक बैड न्यूज़ है हमारी मार्केट के लिए। तो 4 बैड न्यूज़ मेजर मुझे नज़र आई हैं मेरे आउटलुक के हिसाब से, और 9 मुझे पॉजिटिव नज़र आता है। अगर मैं इनको मार्क्स दूंगा तो 13 में से 9 मार्क्स मैं पॉजिटिव न्यूज़ को दे रहा हूँ, और 13 में से 4 मार्क्स मैं नेगेटिव न्यूज़ को दे रहा हूँ। तो अनडाउटेडली मार्केट पॉजिटिव है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ग्लोबली। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। ये तो नेट ऑफ आ गया, सब कुछ आ गया, अब कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन इसमें देखिए पहले ये निकलता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी, मुझे नहीं लगता करीब 6-7 महीने पहले वीडियो थी, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो। उसके अंदर हमने देखा था व्हेन एंड व्हाट टू बाय, जिसके अंदर मैंने पीई रेशो के ऊपर डिस्कस किया था। आज की जो निफ्टी की पीई रेशो है वो 29.3 हो गई है, जो कि हाईएस्ट है, और ये हाईएस्ट रेशो अगर मुझे याद है लेमन ब्रदर्स का जब क्राइसिस हुआ था उस समय 29 के आसपास की निफ्टी की पीई हुई थी, और लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आते ही ये वहाँ से बड़ा सेटबैक मार्केट को मिला था। तो दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ जो एक चीज़ें शेयर करता हूँ एज ए फ्रेंड, वो शेयर कर रहा हूँ कि हाँ 29.3 की पी निफ्टी की पी बहुत ज़्यादा पी है। आप लोगों को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बहुत ध्यान से इस समय काम करना चाहिए। चाहें तो अपनी पोजीशन को हेज करें, चाहें तो अगर आपके पास 100 रुपया इक्विटीज़ में है तो आप उसमें से कुछ पोर्शन आप निकाल के आप थोड़े टाइम के लिए उसको डेट में भी डाल सकते हैं, जिसको हम एक किस्म पार्किंग ऑफ मनी बोलते हैं। आप अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से मार्केट कब गिरेगा, हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, 2 दिन या 1 साल। पीई बढ़ना का मतलब ये नहीं है कि पीई अब ये 29 के बाद गिरी जाएगी, लेकिन 29 और 30, 31 ये वाली रेंज बहुत हायर रेंज है।
तो मैं इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टेक लगा रखा है उनको ज़रूर मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा हेज करें, उसको थोड़ा सा बॉन्ड्स की तरफ लेके जाएं, थोड़ा सा पैसा अलग पार्क करें। इसके अलावा नेक्स्ट वीक में एक छुट्टी है, छुट्टी हमारे यहाँ नहीं है लेकिन कई कंट्रीज़ में ईस्टर की वजह से मंडे ऑफ है और हिंदुस्तान में कोई बड़ा डाटा आने वाला नहीं है। यूएस के 2 डाटा ज़रूर आने हैं, तो मोर और लेस मार्केट फिर से चौपी रहना है। इलेक्शंस के ऊपर सारा दारोमदार है, इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर सारा दारोमदार है। रेंज वही रहेगी 11,500 11,800, नीचे लें ऊपर बेचें नीचे लें। हाँ, लेकिन जब मार्केट साइन दे, ऐसे नहीं कि 11,800 आया तो आपने बेचना ही है या 11,500 आया तो आपने लेना ही है। नहीं, अगर 11,800 आया और उसके बाद वो गिर के वापस 11,760 आया और उसने 11,760 के ऊपर आपको सेलिंग का सिग्नल दिया तो आप वहां बेचेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है डिसिप्लिन के साथ कि बढ़ते मार्केट में कभी नहीं लेना है और गिरते मार्केट में कभी नहीं बेचना है। हाँ, बढ़ने के बाद अगर वो गिरना शुरू होता है तब हमको बेचना है। हमने कोई चीज उछाली तो हमने उसको वहां नहीं बेचना है। जब वो एक मोमेंटम यहां से ऐसे आएगा तो आपको नहीं पता, अगर आप यहां बेच रहे हो और ये चीज बढ़ रही है तो हो सकता है ये बढ़ के यहां चली जाए, और आप यहां बेच रहे हो तो हो सकता है ये बढ़ के यहां चली जाए, तो आप कहीं ना कहीं डिसीजन गलत कर जाओगे। तो अच्छा ये होगा कि आप वेट करें, जब वो ऊपर के पॉइंट से नीचे की तरफ कहीं सिग्नल दे तो आप इसकी जगह यहां बेचें, इसकी जगह यहां बेचें, इसकी जगह यहां बेचें। बेटर प्रोबेबिलिटीज टू विन रहेंगे। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर वाइंड ऑफ करूंगा। आई होप आप लोगों को सब अच्छा लगा होगा ये सेशन। आप लोग कमेंट्स ज़रूर दें मेरे को, और आपके सारे कमेंट्स के जवाब मैं खुद दे रहा हूँ। और आप लोगों को एज ए फ्रेंड अगर कुछ भी मेरे से पूछना है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जितना हम तैयार कर सकते हैं वो तैयार करेंगे। और मैं आप लोगों को अश्योर करता हूं कि मेरे पास जो कुछ है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और आपसे और कोशिश करूंगा कि जो कुछ हमने यूडीटीएस में देने की कोशिश करी है उससे बेटर और उससे ज़्यादा ही हम आपको इस सेशन में भी देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।